हेलो एवरीवन, प्रवीण चौधरी यानी कि आपके पीसी बाबा का आप सभी लोगों को वापस से तहे दिल से नमस्कार। आपको ध्यान हुआ कि मैंने लगभग हर एक वीडियो में या जितनी बार भी आपसे इंटरेक्शन हुआ है मैंने आपसे ये कहा है कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करनी है या फिर अगर स्पेसिफिकली मैं आप लोगों के लिए बात करूं, जब आप सीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अगर आपको सीएस का प्रीफिक्स जो है वो जल्दी से जल्दी पूरी नॉलेज पाके अगर आपको हासिल करना है तो उसके लिए मैंने आपको क्या कहा कि आपके कुल मिला के 5 पिलर्स है या सीएस कार्ड इंडिया के कुल मिला के 5 पिलर्स है, जिसमें हम बिलीव करते हैं कि अगर ये 5 चीज़ों को ध्यान में रखा गया तो आप अच्छे तरीके से अपने मार्क्स वगैरह जो है वो लेके आ सकते हैं और बिना अटेम्प्ट्स को वेस्ट किए, बिना अपने टाइम को वेस्ट किए आप अच्छे तरीके से अपना स्कोर जो है वो निकाल सकते हैं। कौन से थे सर ये 5 आपके स्तंभ या फिर पिलर? सबसे पहला था कंसिस्टेंसी, दूसरा था आपका कंसेप्ट क्लैरिटी, तीसरा था आपका रिविजन, चौथा था आपका राइटिंग प्रैक्टिस और पांचवा था आपका टाइम मैनेजमेंट। राइट एंड सर, यही वाली चीजें थी जिन चीजों को इन 7 ऑल इंडिया रैंकर्स ने, जो कि पिछले वाले अटेम्प्ट में ऑल इंडिया रैंक लेके आए थे, ऐसे पास्ट में भी अगर अपन बात करें तो बहुत सारे ऐसे बच्चे रह चुके हैं सीएस कार्ड इंडिया के जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक जो है वो लेके आए। और इन सारे के सारे लोगों में, जितने भी लोग ऑल इंडिया रैंक लेके आए हैं, सारे के सारे लोगों में यही एक कॉमन चीज जो है वो पाई गई। वो क्या? कि इन्होंने भी ये जो 5 पिलर्स ऑफ सक्सेस है इनके ऊपर भरोसा रखा और इनके हिसाब से ही अपनी प्रिपरेशन जो है वो करते गए, लगातार करते गए, टाइम टू टाइम करते गए, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी थकावट के इन्हीं एफर्ट्स को वो करते गए। और आज इनका नाम अगर अपन यहाँ पे बात करेंगे तो ऑल इंडिया रैंकर्स में काउंट किया जाता है। राइट ऐसे ही एक ऑल इंडिया रैंकर्स है जिनका नाम है मधु अग्रवाल। इनसे बकायदा मैं आपको इस वीडियो में इंटरव्यू दिखाता हूं जहां पे मेरी इनसे बात हुई और आपको ये समझ में आएगा आज ही के दिन, यानी कि जब आप सीएस एग्जीक्यूटिव में एंट्री करें उसी टाइम पे आपको समझ में आएगा कि अगर आपको भी मधु की तरह ऑल इंडिया रैंकर बनना है तो किन किन बातों का ध्यान रखना आपके लिए जरूरी होगा, कौन सी चीजों को आपको अवॉइड करना चाहिए, कौन सी चीजों को आपको क्या बोलेंगे, इस चीज को इनकलकेट करना चाहिए अपने अंदर में। इन सारी चीजों का पहले ही दिन अगर आपके दिमाग में क्लैरिटी आ जाएगी तो मेरे हिसाब से आप भी इनमें से किसी एक लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवा चुके होंगे। गॉट द पॉइंट? लेकिन सर इसके पहले कि मैं आपको मधु के साथ हुई बातें जो हैं वो दिखाऊं, वापस से मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहूंगा कि जो आपका ये लाइव गुरुकुल बैच है, ये सीएस कार्ड इंडिया का जो ऑफर है फॉर द लाइव गुरुकुल बैच एंड फॉर द रिकॉर्डेड क्लासेस, ये आपका आज ही के दिन यानी कि 25 ऑफ मई को हो रहा है खत्म। इसके पहले की जो प्राइजेस हैं वो बढ़ जाए और 12,000 का 15,000 हो जाए और 8,000 रुपए का 10,000 या 12,000 रुपए हो जाए, इसके पहले फटाफट जाइए cscardindia.com पे और अपने लेक्चर्स को आप बुक कर लीजिए। और या फिर अगर आपको वहां पे प्रॉब्लम हो रही होगी तो नीचे में जो नंबर्स आपको दिए हुए हैं सिंपली वहां पे आप फोन कीजिए और वहीं से आप सीधे अपने लेक्चर्स को रजिस्टर कर सकते हैं। गॉट द पॉइंट? तो इत्मीनान से बैठिएगा, मिलते हैं मधु अग्रवाल से। राइट और जानते हैं कि उन्होंने जो ऑल इंडिया रैंक हासिल किया उसके पीछे उन्होंने किस तरीके से अपने आप को झोंक दिया था और कैसी मेहनत उनकी रही थी। राइट चलिए सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रवीण चौधरी यानी कि आपके पीसी बाबा का आप सभी लोगों को तहे दिल से नमस्कार। सो आज फाइनली हमारे साथ में मधु अग्रवाल, सॉरी CS मधु अग्रवाल है हमारे साथ में। सर बोले प्लीज बहुत मेहनत करी है ये चीज के लिए और ये टैग पाने के लिए दिन रात एक करने पड़े हैं तब जाके ये पॉसिबल हुआ है। हालांकि बोले मेहनत इतनी रंग लाई कि सिर्फ सीएस का टैग पाना नहीं बल्कि एक और टैग दैट इज ऑल इंडिया रैंक, वो भी 3rd नंबर वाला पाना जो है वो मेरे लिए पॉसिबल हुआ है। सभी लोगों को सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मधु का जो स्कोर रहा है, अगर इन टोटल में बात करूं तो 9 एग्जाम्स मतलब कि 900 मार्क्स, उसमें से 537 मार्क्स। इतने सारे मार्क्स हम लड़कों को तो मतलब ये 4-5 पेपर भी अगर दे दे तो भी नहीं आते सारे ठीक है, तो 537 मार्क्स मधु ने स्कोर किए हैं इन टोटल, जिसमें से जीआरएमसी, टैक्स लॉ इसमें एग्जम्पशन है, ड्राफ्टिंग में 1 मार्क से एग्जम्पशन बच गया, सिक्योरिटीज लॉ में भी 1 मार्क से एग्जम्पशन बच गया, लेकिन सीआर के अंदर 53 मार्क्स है,
जो आरसीडी वाला सब्जेक्ट था 45 मार्क्स हैं, कॉर्पोरेट फंडिंग में 69 मार्क्स, क्या बात। सेम अगर मैं एमडीसीएस की बात करूं उसमें 61 मार्क्स, और इंसॉल्वेंसी में भी 1-2 मार्क्स से आपका ये रह गया है एग्जाम्शन। इतने सारे एग्जाम्शन एक ही अटेम्प्ट में, अरे बाप रे बाप। एक दो, दो के बाद में 3 और 4 सब्जेक्ट में एग्जाम्शन क्लेम किया है। मतलब इसको कहते हैं क्या, सर कढ़ाई में और पांचों उंगलियां घी में, ऐसा है। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, वेरी गुड मधु। सबसे पहले तो मेरी तरफ से और सीएस कार्ड इंडिया की पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो। एंड आई एम श्योर कि पिछले 3-4 दिनों से, मतलब 25 तारीख से लेके अभी तक, आपके दोस्तों के, रिलेटिव्स के, चाहने वालों के, ना चाहने वालों के, सबके फोन वगैरह आने शुरू हो गए होंगे कि अरे 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 मधु ने बोले ऐसा कर दिया। जो खुश है वो कहते होंगे कर दिया, और जो नाखुश है वो कहते होंगे कैसे कर दिया, पता क्यों नहीं चला हमको, हम डिस्ट्रैक्ट कर देते बोले इस लड़की को, राइट। तो Of course. आई थिंक मधु इज इंस्पिरेशन फॉर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ सीएस फ्रेटर्निटी। और मैं ये भी बता दूं कि मधु जो है वो बीए एलएलबी भी साथ में कर रहे हैं कि कर रहे थे, No, कंप्लीट sir. Complete हो गया 5 year कंप्लीट course. हो चुका है। अभी मधु थोड़ा सा डायलेमा में है कि मैं लॉ की तरफ जाऊं या फिर मैं सीएस की तरफ जाऊं। थोड़ा सा बोले उस पर एनालिसिस करना है और उसके बाद में आगे बढ़ना है। खैर मधु, आज अपन यहाँ पे एक इंटरव्यू करते हैं, ताकि मैं चाहता हूँ कि जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं अपने सीएस फ्रेटर्निटी में, जो या तो अभी एंटर हो रहे होंगे बाय वे ऑफ सीएसडब्ल्यूटी, और या फिर वो एग्जिट में हैं, और या फिर वो सीएस प्रोफेशन में कहीं ना कहीं अटके हुए हैं, राइट। तो उनको Yes. आज एक काइंड ऑफ गाइडेंस मिले कि अगर हमें अच्छे तरीके से अपने एग्जाम को निकालना है तो व्हाट वी शुड डू, एग्जैक्टली हमें क्या करना चाहिए जिससे कि ये चीज जो है इसको अपन अचीव कर पाए, और किस तरीके से इस चीज पे हमें वर्कआउट करना चाहिए, ये चीज के बारे में डिस्कस आज अपने को करना है, राइट। तो आई हैव सम काइंड Sure. ऑफ क्वेश्चन ओवर हियर। उसके पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, कि आपने क्या सोचा जब आप सीएस में एंटर हुए थे, उस टाइम पे आपकी क्या थिंकिंग थी, कि क्या क्या उसी टाइम पे सोच लिया था कि मुझे तो ऑल इंडिया रैंक लाना है और करके दिखाना है, ऐसा कुछ था? No, sir, definitely not. मेरा मैं लॉ स्टूडेंट थी एंड ओके, द थिंग इज कि मेरा साइंस बैकग्राउंड था, तो एवरीबडी वाज लाइक कि यू कैन डू सीएस एंड ऑल बिकॉज यू नीड टू हैव अ कॉमर्स बैकग्राउंड। तो राइट, वो चीज बहुत जगह थी, बट मेरा ये एम था कि नो, आई एम इंटरेस्टेड इन कॉर्पोरेट लॉ, और ये चीज मेरे लॉ करियर के लिए भी बहुत अच्छा मुझे बूस्ट अप देगा, तो इसलिए मैंने किया। तो सीएस फाउंडेशन में मैं बस होप कर रही थी कि यस आई शुड गेट पास ओनली ओके, दैट, पर मुझे फाउंडेशन में भी मुझे AIR 13 मिला था उस टाइम, तो दैट वाज अ रियली सरप्राइजिंग थिंग फॉर मी एंड आई वाज लाइक कि नो, आई कैन डू इट, आई थिंक आई हैव द पोटेंशियल एंड इफ आई विल डू समथिंग इंटेंटली एंड बी डिटरमाइंड देन आई कैन डू इट। तो डेफिनेटली। उस टाइम से मेरे अंदर सेल्फ बिलीफ एंड लाइक डिटर्मिनेशन रहा कि हाँ मुझे करना ही है। हम्म, उसके बाद मैंने एग्जीक्यूटिव दिया, तो एक्चुअली मेरा कॉलेज का भी शेड्यूल थोड़ा मैशअप हो जाता था, तो उसके ओके, वजह से मैं दोनों ग्रुप एक साथ नहीं दे पाई थी, तो ठीक है, मैंने डिफरेंटली अलग अलग ग्रुप दिया, तो मुझे मार्क्स अच्छे मिले। सो आई थॉट कि नो, अब प्रोफेशनल में जाऊंगी तो प्रोफेशनल मुझे तीनों ग्रुप एक साथ ही देना है। तो इसलिए मैंने परफेक्ट, एग्जीक्यूटिव का जब रिजल्ट आया तो भी मैंने डिसाइड कर लिया था कि प्रोफेशनल का मैं तीनों ग्रुप एक साथ दूंगी, बिकॉज ओके, उससे क्या होता है कि आपको एग्रीगेट में भी काफी हेल्प मिलता है, कि बिल्कुल, अगर आपका किसी सब्जेक्ट में कम है, लाइक दिस टाइम मेरा आरसीडी में कम आया, तो एग्रीगेट बनाने में, और 2 सब्जेक्ट्स ओपन बुक है, तो इसकी वजह से काफी हेल्प मिलता है मैं एग्रीगेट में। एंड ऑल्सो बहुत सारे सब्जेक्ट्स भी सिमिलर है, बिकॉज कंपनी इफ यू विल सी कि CR एंड IBC है, और उसी का IBC का 100 मार्क्स का पेपर हमारा ओपन बुक पेपर है, तो राइट, हमें काफी हेल्प मिल जाता है उसमें एक साथ प्रिपरेशन करने में। तो इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया था कि हाँ मुझे तीनों ग्रुप एक साथ ही करना है, एंड आई वाज जस्ट होपिंग टू गेट पास एंड बिकम CS, बट दिस ओके, AIR 3 was definitely a really a shock, good shock for me, राइट। and I'm really happy that I made my parents proud, and it was all possible because of their belief and all your effort, my all teachers effort. I really want to thank all of them. ये मैं बाकी वाले बच्चों को बता दूं, मधुना उन लोगों में से है जो कहते नहीं नहीं मैं ज्यादा नहीं पढ़ी, बोले मैं ज्यादा नहीं पढ़ी, और लास्ट में ऐसा खतरनाक वाला धमाका कर देंगे कि लोगों की नींद आराम हो जाएगी कि ये कैसे हो गया करके, राइट। बट दिस इज वेरी गुड, दिस इज रियली वेरी गुड। एग्जीक्यूटिव के अंदर मतलब क्या अप्रोच रहा था आपका पढ़ाई करने में?
एक्चुअली फाउंडेशन के बाद जो एग्जीक्यूटिव होता है वो टोटली डिफरेंट होता है, तो मुझे लगता है जितनी मुझे प्रोफेशनल में डिफिकल्टी नहीं हुई उससे ज्यादा मुझे एग्जीक्यूटिव में डिफिकल्टी हुई, बिकॉज Okay. फाउंडेशन वाज लाइक टोटली एमसीक्यू बेस्ड, और एग्जीक्यूटिव में हमें अचानक से पूरे कंपनी लॉ पढ़ना होता है, सेक्शंस सब न्यू रहते हैं हमारे लिए, और आंसर राइटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई सजेस्ट, आंसर राइटिंग। that it's CS is all about theory paper, और उसमें आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो एग्जीक्यूटिव में मेरा यही अप्रोच था कि मैं टाइम पे सिलेबस कंप्लीट करूं और अगेन एंड अगेन रिवीजन करूं और ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करूं, आंसर राइटिंग पे ध्यान दूं। तो आंसर राइटिंग के लिए जो थोड़े जो टिप्स है वो ऑफ कोर्स मैं शेयर करना चाहूंगी बाद में। श्योरली अभी अब कर दीजिए। Okay, so answer writing में मेरा अप्रोच रहता था कि see there are different types of questions which are asked। एक होता है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में मेरा अप्रोच रहता था कि लाइक यू हैव टू बी प्रेजेंटेबल, यू आर गोइंग टू बी ए CS, यू विल रिप्रेजेंट कंपनी, तो आपको देख के लगना चाहिए आपका आंसर कि यस यू नो। तो मेरा रहता था कि यस आई हैव टू गिव आंसर इन पार्ट्स, फर्स्ट आई विल मेंशन द प्रोविजंस, उसके बाद मैं फैक्ट्स ऑफ द केस मेंशन करूंगी, फिर उसके बाद मैं अपना कंक्लूजन लिखूंगी। तो इस वे से ही मैं आंसर राइटिंग भी करती थी और यही चीज मैं एग्जाम में भी करती थी। तो आई थिंक उसके वजह से मुझे काफी मार्क्स फेच हुए हैं थ्योरी पेपर में। और रिगार्डिंग डिफरेंस वाले क्वेश्चंस, अगर ऑप्शंस में डिफरेंस बिटवीन वाले क्वेश्चंस होते थे तो आई यूज्ड टू प्रेफर दैट क्वेश्चंस ओवर दैट थ्योरेटिकल क्वेश्चन, बिकॉज डिफरेंस वाले में मुझे ऐसा लगता था कि ज्यादा मार्क्स फेच होते हैं। अगर आप अच्छे से कॉलम बना के बेसिस एंड ऑल बेसिस वगैरह लिख के अच्छे से आप आंसर करें तो उसमें आपको अच्छे मार्क्स फेच हो जाते हैं। तो वो मेरा अप्रोच रहता था। एंड आंसर राइटिंग के वक्त अगर आपको सेक्शंस याद है तो उसको सेक्शंस को हाईलाइट करना, थोड़ा अंडरलाइन करना, अगर नहीं याद है तो भी चलेगा, बट डोंट राइट रॉन्ग सेक्शंस। और अगर एक्ट का नाम याद है तो ईयर के साथ नाम लिखे एंड उसको अंडरलाइन करें। तो दैट थिंग, आई थिंक दीज थिंग्स हेल्प इन फेचिंग गुड मार्क्स। Okay, perfect. Guys, if you remember, मधु तुम भी एक बार इस चीज पे ध्यान देना एंड प्लीज यहाँ पे बताना ये बच्चों को कि जो बात मैं अभी बोलने जा रहा हूँ ये कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब आप ये लगा लो कि YouTube के ऊपर जितने भी मैं वीडियोस डालता हूँ, जो भी टॉपिक पे मैं वीडियोस डालता हूँ, तो हर एक में एक मेरा स्टेटमेंट होता है एंड इट इज लाइक कि 1 क्वेश्चन एवरी डे कीप्स द फेलियर अवे। और ये मैं पूरा बताता हूँ कि जब आप बात करते हो कि ग्रेजुएशन जो नॉर्मल वाला आपका होता है, बीकॉम वाला आप लगा लीजिए, और अगर मैं CS की बात करूं, क्या डिफरेंस है दोनों में? देयर इज नो डिफरेंस। अगर देखेंगे कंटेंट आप भी वही पढ़ रहे हो और वो भी वही पढ़ रहे हैं, बट स्टिल व्हाई देयर इज अ पार्शियलिटी कि CS जो बंदा है उसके नाम के सामने देयर इज अ प्रीफिक्स, बराबर, जो कि आपको अलाउ किया जा रहा है, बट बीकॉम वाले को अलाउड नहीं होता है। रीजन क्या है? सब बोले वी नो अबाउट द थिंग एंड हमको ये भी पता है कि कहां कौन से सेक्शन में और कौन से रूल में ये चीज के बारे में लिखा हुआ है, राइट। और ये जैसा कि अभी मधु ने यहाँ पे बताया, व्हेन यू टॉक अबाउट द CSWT और फाउंडेशन, अभी वहां पे फाउंडेशन को हटा के CSWT इन्होंने कर दिया है, दोनों ही जगह पे इट इज कंप्लीटली MCQ बेस्ड। मतलब ये हुआ कि उतने टाइम पीरियड के लिए आपका जो लिखने का प्रैक्टिस है वो छूट चुका है, पहली बात। दूसरी बात, सिर्फ छूटा नहीं है, बिगड़ भी चुका है। बिगड़ क्यों चुका है? क्योंकि साथ में आपका ग्रेजुएशन चल रहा है। अब ग्रेजुएशन में आपको आंसर लिखना, तो आप वहां पे क्या करोगे? आपको पता है अरे 8 से 10 पेज का अगर आपने आंसर नहीं लिखा तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले। यानी कि सिर्फ बिगड़ा नहीं है, बहुत कुछ बिगड़ चुका है। तो ऐसे केस में मैं उनको यही कहता हूं कि अगर आपको CS में अच्छे से पास होना है तो डेली बेसिस पर ज्यादा कुछ मत करो। अगर ज्यादा कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम एक क्वेश्चन का आंसर अगर आप प्रोफेशनल वे में लिखने की कोशिश करोगे तो जब तक कि आपका एग्जाम का टाइम आएगा आपकी राइटिंग प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो चुकी होगी। राइटिंग प्रैक्टिस की बात अगर मैं करूं तो मधु ने भी यहाँ पे चीज बताई कि सबसे पहली बात आपका सेंटेंस फ्रेमिंग जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। दूसरी बात, आपका जो आंसर है वो प्रेजेंटेबल रहना चाहिए, उसमें प्रेजेंटेशन जो है वो प्रॉपर तरीके से आनी चाहिए, जिसमें ये लगे कि हाँ एक प्रोफेशनल स्टूडेंट है जिसने कि आंसर जो है वो यहाँ पे लिखा है। व्हाट द पॉइंट? एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं बात करूं तो आपकी जो स्पीड है, क्या इससे स्पीड पे भी काफी फर्क पड़ता है अगर मैं डेली बेसिस पे अगर राइटिंग करूं तो? मधु? डेफिनेटली सर, ये इस एग्जाम में मैंने ये चीज नोटिस किया है कि
इट्स ऑल थ्योरी, तो आपको 100 मार्क्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही करने हैं, देयर इज नो ऑप्शन। राइट। काफी बार ऐसा होता है कि 10 to 20 मार्क्स के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें हमें पता ही नहीं होता है कि क्या लिखना है, वो मेरे साथ भी हुआ है। बट मेरा ये सजेशन है कि डोंट गेट पैनिक एट दैट टाइम। उस ओके। क्वेश्चंस को देखो तो कुछ ना कुछ हमें रेलेवेंट आता ही है उससे रिलेटेड, आता ही। बिकॉज वी हैव रेड ऑल दोज इतने सारे सब्जेक्ट्स, तो कुछ ना कुछ लिख के आओ। तो मेरा भी यही मोटो रहता था कि फर्स्ट जो मुझे अच्छे से क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको मैं लिखूं, और जो नहीं भी आ रहे हैं वो एंड में अटेम्प्ट कर लूं। तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि आपकी राइटिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए। प्रैक्टिस। आपने पहले से प्रैक्टिस किया है, इतना रिवीजन किया है कि हाँ आप उस टाइम पे टाइम फ्रेम में आप 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर पा रहे हो। So I will suggest कि revision and consistency is the key in this exam. You need to complete syllabus on the time, और उसके बाद back to back revision. You have to summarize your notes, synopsize your notes, format में करो, और उसके बाद आंसर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप सॉल्व करो 3 hours के टाइम में। देखो कि हाँ क्या आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ये चीजें बहुत हेल्प करती है आपको एग्जाम में। इट डज नॉट कम एट ऑल एज अ सरप्राइज कि हाँ यार मेरा तो टाइम मैनेज ही नहीं हो रहा है। अगर आप एक बार कर चुके हो, उसको प्रैक्टिस करके दे रहे हो, तो फिर आपको एग्जाम में कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। डेफिनेटली। तो फाइनली आई थिंक कि स्टूडेंट्स अभी ये बात को सुनेंगे, समझेंगे। पहले तो ऐसा लगता है कि सर बोल रहे हैं, अरे सर की तो आदत है बोले बोलने की, जैसे माँ बाप की आदत होती है बात बात पे डांटने की, बच्चों को ऐसा लगता है ऐसे बोले सर की भी आदत है। बट गाइज राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ यू दिस इज ऑल इंडिया रैंक 3rd, और ये आपको ये चीज बता रही है कि अगर आपको अच्छे से एग्जाम को पास करना है पहले अटेम्प्ट में, तो राइटिंग प्रैक्टिस एंड कंसिस्टेंसी इज की ऑफ सक्सेस, राइट। अच्छा मधु, मेरा ये पूछना है कि वीडियो लेक्चर्स, मतलब बच्चों को ये रहता है कि सर फेस टू फेस अगर रहता तो मेरा वहां पे कंसंट्रेशन बना हुआ रहेगा वगैरह वगैरह, तो व्हाट डू यू थिंक जो वीडियो क्लासेस हैं इससे आपको हेल्प मिली? ऑफ कोर्स, मैंने बताया कि मेरा लॉ भी था साथ में, तो एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल बोथ। मैंने जिन जिन सब्जेक्ट्स का अगर लिया भी तो मैंने वीडियो लेक्चर्स ही लिए, क्योंकि मेरा टाइम मैनेज नहीं हो पाता था। एंड आई थिंक इट्स अ बून एक्चुअली। आपका टाइम बचता है जाने आने का भी। एंड नाउ तो इट्स ऑल टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा है दैट वी कैन डायरेक्टली शेयर क्वेश्चंस, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं आपसे। एंड जिस भी टाइम पे हम फ्री है उस टाइम पे हम अपना वीडियो देख सकते हैं, और हमारे पास ये भी ऑप्शन होता है कि हम फिर से भी देख सकते हैं उस वीडियो को, हमारे अगर कुछ कंफ्यूजन है, अगर कुछ छूट गया तो आई थिंक वीडियो लेक्चर्स इज लाइक आई विल गिव अ बिग थम्स अप टू दैट वीडियो लेक्चर्स। थैंक यू सो मच। मतलब ये काफी बार ये चीज का एक आर्ग्यूमेंट होता है, मतलब इवन मुझे याद है जब मैं एग्जीक्यूटिव में था तो उस टाइम पे आई हैड कॉलेज। आप दोनों में से कोई एक चीज को सेक्रीफाइस आपको करना ही पड़ेगा उस टाइम पे, ठीक है। तो आई सेक्रीफाइस माई कॉलेज, क्योंकि मुझे सीएस की क्लासेस जो है वो अटेंड करनी पड़ती थी। लेकिन आज के टाइम पे आई फील काइंड ऑफ ब्लेस्ड कि मतलब यहाँ पे जब वीडियो क्लासेस हैं तो स्टूडेंट्स के पास में ऑप्शन है कि आप साथ में, जैसे आपने अपना एलएलबी यहाँ पे किया है, वो भी बीए एलएलबी आपने किया है, यू गॉट द नॉलेज फ्रॉम द टू वे, बराबर है। सीएस का जो नॉलेज है उससे आपको आपके एलएलबी में हेल्प हुआ, आपका लॉ का जो नॉलेज है उससे आपको सीएस में भी हेल्प हुआ, और कहीं ना कहीं दोनों चीजों के साथ में आप जस्टिफिकेशन जो है वो कर पाए, राइट। तो गाइज वीडियो, मतलब ये मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको फेस टू फेस क्लासेस नहीं करनी चाहिए या कोई भी चीज, इट डिपेंड्स ऑन यू। आपका सोचना क्या है, आपका पर्सपेक्टिव क्या है, आपके जिंदगी में आपका एम क्या है। अभी अगर मैं मधु की बात करूं, मधु का ये था कि मुझे लॉ के लिए लाइव क्लासेस करनी ही है, मैं उसके लिए मतलब मैं वो चीज को सेक्रीफाइस नहीं कर सकती, गॉट द पॉइंट। तो जिन लोगों का ये कहना है कि अगर मैं वीडियो क्लासेस लेता हूं तो मेरा इंटरेक्शन वहां पे नहीं हो रहा है फैकल्टी के साथ में, या देखो हर चीज का प्रोज एंड कॉन्स जो है वो रहता है। यहाँ पे वीडियो क्लासेस का बेनिफिट ये है कि आप यहाँ पर क्लासेस को अपने टाइम के हिसाब से देख सकते हैं। आप चाहो तो रात को बैठ के देखो, चाहो तो आप दिन में बैठकर देखो। दूसरी बात, कोई चीज आपको समझ में नहीं आई, आप उसको 2 बार 3 बार 4 बार देखो, राइट। फेस टू फेस क्लासेस के भी अपने एडवांटेजेस हैं, वीडियो क्लासेस के भी अपने एडवांटेजेस हैं। नाउ यू हैव टू डिसाइड कि मेरे लिए कौन सी चीज मेरे चीज के हिसाब से, मेरे शेड्यूल के हिसाब से फिट बैठ रही है। यू शुड गो फॉर दैट ओनली, राइट मधु? यस सर, ओके डेफिनेटली। okay. Meanwhile, just a question, do you know about CS Card India app? Yes, it helped me a lot in executive especially. I Okay. used to follow it.
ओके, यू यूज्ड टू फॉलो इट, मतलब वी ट्राई, मतलब कैसा है कि टू बी वेरी फ्रैंक, हम लोगों का CS कार्ड इंडिया जब प्लेटफॉर्म हम लोगों ने बनाया था, तो हम लोग तो कैसा कि मतलब चेहरे से भी थोड़ा गरीब दिखते हैं, तो हमारा इंटेंशन यही था कि हमारे जैसे कितने लोग होंगे जो इस पूरे कंट्री में होंगे, और हमारा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था ना वो था बुक्स को लेके। मतलब आज सबसे पहले मॉड्यूल जैसे ही आ गए तो दोस्तों ने बताया अरे मॉड्यूल बहुत वास्ट है मेरे भाई, इससे पढ़ना होता ही नहीं है वगैरह वगैरह, तो फैकल्टी के नोट्स हमने परचेज किए। फिर उसके बाद में पहला जो अटेम्प्ट हमने दिया तो उसमें कैसा था कि हमको लगा कि पूरा निकाल लेंगे, तो दोनों ग्रुप्स अपन ने ज्वाइन कर लिए, दोनों ग्रुप्स की बुक्स वगैरह जो है वो भी ले ली। फिर किसी ने बताया अरे नहीं नहीं, स्कैनर साथ में लेना पड़ता है, उसके सारे क्वेश्चंस करने पड़ते हैं, तो वो भी खरीद लिए। अब पॉइंट ये है कि घर वालों से बार बार जब पैसे मांग रहे थे ना, तो एक गिल्ट फीलिंग आ रहा था कि यार ये क्या है, मतलब बार बार पैसे मांगे जा रहे हैं मांगे जा रहे हैं मांगे जा रहे हैं। तो वी थॉट कि ऐसे कितने सारे बच्चे होंगे ऑल ओवर इंडिया जिनके पास में पैसे का प्रॉब्लम होगा जेन्युइनली, एंड दे आर नॉट एबल टू अफोर्ड ईच एंड एवरीथिंग। ये वाली बुक ले लो, वो वाली बुक ले लो, ऐसा कर लो वैसा कर लो। सो वी डिसाइडेड कि एक यहाँ पर प्लेटफॉर्म बनाते हैं जिससे कि ऑब्वियस सी बात है कि हमारा जो खर्चा है वो भी निकल जाए, थोड़ी बहुत हम भी रोजी रोटी कमा लें, लेकिन मेन इंटेंशन की बच्चों का बेनिफिट जो है वो यहाँ पे हो जाए। तो उस इंटेंशन से वी मेड CS कार्ड इंडिया ऐप, और जितनी भी मैक्सिमम पॉसिबल चीजें हैं, अगर मैं नोट्स के बारे में बात करूं, अपडेटेड वाले जो नोट्स है वो हम लोग वहां ट्राई करते हैं डालने की, बट देर आर पीपल जो कहते हैं कि नहीं ये तो तुम फालतू की चीजें कर रहे हो ऐसा वैसा। तो आई जस्ट वांट टू आस्क यू कि क्या CS कार्ड इंडिया के ऐप पे आपको वैल्यू एडिशन वाली चीजें जो है वो मिलती है कि नहीं मिलती है? ऑफ कोर्स, आई थिंक ये लोगों का कंसेप्शन है कि 10 बुक पढ़ेंगे या फिर ये पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे, बट आई थिंक ऐसा नहीं होता है। राइट, आपको एक चीज पे बिलीव करना होता है। हाँ, अगर आप मॉड्यूल पढ़ रहे हैं तो मॉड्यूल से बाहर तो कुछ भी नहीं आता, मॉड्यूल इज द की, अल्टीमेट की। पर हाँ, कभी कभी आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप पूरा मॉड्यूल से गो थ्रू कर पाओ। तो राइट, मैं बोलूंगी कि एक स्टडी मटेरियल जो भी है, अगर आप उसको कर रहे हो तो उसी पे फोकस रखो। उस राइट, डोंट गेट कि हाँ मेरे फ्रेंड ये पढ़ रहा है तो मैं ये भी पढूं ये भी पढूं, उससे बहुत ज्यादा हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है। तो एक ही चीज पे फोकस करना चाहिए, एक ही स्टडी मटेरियल पे रिलाई करो, खुद के नोट्स बनाओ, उसको समराइज करो, उसको अच्छे से समझ के खुद के नोट्स बनाओ। और सारे स्टडी मटेरियल में सब कुछ होता है, ऐसा राइट, कुछ नहीं है कि उसके नोट्स अच्छे होते हैं। एक चीज पे अगर आपने बिलीव किया है तो जस्ट गो फॉर इट एंड डोंट चेंज एट लास्ट। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि लास्ट के कुछ महीने में वो नोट्स अपने बदलते रहते हैं स्टडी मटेरियल, तो मुझे ये बोलूंगी कि डोंट डू दैट, और एक ही नोट्स पे रिलाई करो। और फ्री के स्टडी मटेरियल्स तो CS कार्ड इंडिया पे मैंने भी बहुत बहुत सारा मुझे हेल्प मिला है कि वहाँ पे बहुत सारे नोट्स रहते हैं, इवन मॉक टेस्ट पेपर्स एंड ऑल। तो ये सब भी मुझे उस ऐप के थ्रू बहुत हेल्प मिला था, जिसकी वजह से मुझे सारी चीजें एक प्लेटफॉर्म पे मिल जाती है तो बहुत इजी होता है हमें राइट, गो थ्रू करने के लिए। एंड राइट, इवन इन again, फैक्ट अमेंडेड थिंग्स, जो अमेंडमेंट शीट्स वगैरह होती है तो वो भी अवेलेबल होती है, तो इट हेल्प्स अ लॉट। ओके, सो गाइस दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बात मैं आपको हमेशा कहता हूँ, और यहाँ पे मधु भी आपको ये बात बोल रही है। इट्स नॉट कि आप मेरे नोट्स को रेफर करो, बराबर है। पॉइंट इज आपने किसी भी फैकल्टी के पास में क्लासेस को ज्वाइन किया होगा, ऑलवेज ट्रस्ट इनटू योर फैकल्टी। आप वो एक फैकल्टी पे ट्रस्ट करो, और वो फैकल्टी आपको हर चीज को प्रॉपर तरीके से करवा के देगा, और जो चीज उस फैकल्टी ने आपको प्रोवाइड किया होगा, बी इट प्रवीण चौधरी और एनी अदर फैकल्टी, राइट, आपको प्रॉपर चीजें जो है वो आपको वहां पे प्रोवाइड की होंगी, एंड यू जस्ट हैव टू ट्रस्ट दैट नोट्स इटसेल्फ। ऐसा होता है कि लाइफ में बहुत सारे लोग आते हैं जो आपको अरे नहीं ये इससे पढ़ना चाहिए उससे पढ़ना चाहिए ये करना चाहिए। अगर एडिशनल कुछ आप क्या बोलेंगे अमेंडमेंट वगैरह करने की बात कर रहे होंगे तो अलग बात है, लेकिन अगर आप सिंपली अपनी पढ़ाई करने की बात कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से जो, और मधु भी वही चीज बोल रही है कि जो फैकल्टी के नोट्स आपने लिए हैं, पहली वो चीज, दूसरा खुद के नोट्स बनाइए। क्योंकि एक बात ना अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि एग्जाम आपका है। जितनी ज्यादा आप मेहनत करेंगे उतना बेनिफिट आपको मिलेगा। आपकी जो फैकल्टी है वो आपके ऊपर चाहे कितना भी मेहनत कर ले, लेकिन जब तक कि आप मेहनत नहीं करोगे जो डिजायर्ड आउटपुट है वो नहीं आएगा। पूरी मेहनत जो है वो आपको करनी पड़ेगी, और जितनी मेहनत आपकी फैकल्टी आपके ऊपर कर रही है दैट इज द चेरी ऑन द केक, मतलब वो आपके लिए बेनिफिट है, बट उससे भी ज्यादा मेहनत हमेशा आपको ही करनी पड़ेगी। सो यू शुड नॉट बिलीव इन द स्पून फीडिंग, राइट मधु?
यस माय ओपिनियन, मैं तो बहुत ज्यादा रिलाई सेल्फ स्टडी पे की हूँ। तो मेरा ये ओपिनियन है कि अगर आप क्लासेस भी ले रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अगर आप 2 घंटे क्लासेस कर रहे हो तो गिव 3 hours टू सेल्फ स्टडी। राइट। Without self study you can't do anything, you can't rely on anybody. Of course the teacher is teaching you, आप उस पे अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करो, बट उतना ही टाइम 1 घंटे 2 घंटे खुद को दो, खुद से पढ़ो, खुद से नोट्स बनाओ। एंड सेल्फ स्टडी आई थिंक नथिंग कैन बीट दैट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मधु आप मतलब क्लासेस कंप्लीट करो टाइम पे और हाँ, रिवीजन करो और सेल्फ स्टडी करो। राइट 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 राइट। तो यहाँ पे एक छोटा सा मैसेज है सारे बच्चों को, मतलब मधु मेरे को ना थोड़ा सा यहाँ पे ये लगता है कि स्टूडेंट जो है ही एक्सपेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम द अदर, मतलब फ्रॉम द फैकल्टी टू बी वेरी फ्रैंक। और उनका ऐसा होता है कि सर ये आप लिखवा के दे दो, ये वाला चीज आप करवा के दे दो, ये वाली चीज भी आप करवा दो, वो वाली चीज भी आप करवा दो। दे आर लाइक कि वी विल जस्ट इनटेक द थिंग्स। और जहां पे बात आती है सेल्फ प्रैक्टिस करने की, तो वहां पे बच्चे मतलब उतनी मेहनत आजकल नहीं कर रहे हैं। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि दैट इज द रीजन ऑफ द फेलियर, या जो डिजायर्ड आउटपुट नहीं आ पा रहा है, कैन आई से दैट इज द रीजन? ऑफ कोर्स आप सब कुछ टीचर पे रिलाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप प्रोफेशनल एग्जाम दे रहे हो, कल को आप कंपनी में भी जाओगे तो देयर विल बी नोबडी कि जो आपको स्पून फीड करे। इट इज अ प्रोफेशनल एग्जाम, सो देयर शुड बी एप्लीकेशन ऑफ माइंड। अगर हम सब कुछ याद करके भी चल जाएंगे तो भी हमारा एग्जाम में अब तो सारे पैटर्न ऐसे हो गए कि एवरीथिंग इज केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। इवन इन ओपन बुक एग्जाम वी हैव द केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, सो वी हैव टू यूज अवर एप्लीकेशन ऑफ माइंड एंड वी हैव टू बी गुड इन राइटिंग। सो आई थिंक कि टीचर इज जस्ट फॉर गाइडेंस, वो हमें कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं। बाकी अब एफर्ट्स आप पे आ जाता है कि आप कितना एफर्ट ले रहे हो, और वही चीज आपको रैंक हो या फिर आगे भी चल के कहीं पे भी सक्सेस हो, अच्छी से अच्छी कंपनीज में भी, इट्स योर एफर्ट। यू जस्ट नीड टू टेक गाइडेंस फ्रॉम टीचर और उसके बाद खुद का एफर्ट करो, खुद का राइटिंग करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो। सो आई थिंक कि स्टूडेंट्स शुड, अगर आपको रैंक चाहिए तो यू शुड गो वन स्टेप अहेड एंड डू ऑन योर ओन थिंग्स। और अगर डाउट है तो फिर टीचर से आप डेफिनेटली कभी भी पूछ सकते हो। हाँ, मतलब कि सिंपल सा पॉइंट ये है कि मतलब थोड़ा सा अजीब सा ये है मुहावरा, लेकिन कहते हैं कि खुद के मरने पर ही स्वर्ग मिलता है। तो जब तक हम खुद मेहनत नहीं करेंगे तो जो डिजायर्ड आउटपुट है वो अपने को नहीं मिल पाएगा। वी विल नॉट बी एबल टू नो अबाउट द थिंग्स कि क्या है क्या नहीं है करके, राइट? ओके। मधु, अगला क्वेश्चन है मेरा आपसे कि ऐसा सुना है हमने कि जब ऑल इंडिया रैंक लाना होता है या ऐसा कोई टारगेट अचीव करना होता है तो 24 में से 28 घंटे पढ़ना पड़ता है। सो हाउ मच डिड यू स्टडी? तो यहाँ पे मैं कुछ मेंशन करना चाहूंगी कि डोंट गो ओवर क्वालिटी एंड नॉट क्वांटिटी। लाइक बहुत बार होता है कि हम दिखाने के लिए पढ़ते हैं कि यस अवर पेरेंट्स विल सी, तो हम बैठ जाएंगे पढ़ने के लिए। तो मेरा ये नहीं था, मेरा था कि यस आई विल डू अदर थिंग्स आल्सो, बट हाँ जब मैं पढ़ रही हूँ उस टाइम पे मैं सोशल मीडिया, स्पेशली क्या होता है कि जब भी हम पढ़ने बैठते हैं तो इमीडिएटली कोई व्हाट्सएप मैसेज आ जाता है, इंस्टा हो जाता है, एंड हमारा हाफ एन आवर वगैरह वहीं पे निकल जाता है। तो मेरा ये था कि जब भी मैं पढ़ने बैठूं तो मेरा फोन एयरप्लेन मोड पे रहे, तो उससे मेरा कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ता था। तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप थोड़ा ही पढ़ो, बट एटलीस्ट जब भी आप पढ़ रहे हो तो पूरे कंसंट्रेशन के साथ उस टाइम पढ़ो। फोन एंड ऑल थिंग्स उसको साइड में रख के पढ़ो, 1 घंटे ही पढ़ो बट अच्छे से पढ़ो। उसके अलावा मैंने तो 5 to 6 hours पढ़ी थी टोटल, नॉट लाइक 24, और इतने ज्यादा घंटे तो मुझसे नहीं हो पाया था। एंड मैंने मिक्स करके पढ़ा था कि लाइक अगर मैं आज टैक्स पढ़ रही हूँ, अगर प्रैक्टिकल कर रही हूँ तो उसके बाद मैं थ्योरी करती थी, और मेरा एक टारगेट रहता था जब आज का पूरा दिन में मैंने कितना पढ़ा है वो मैं लिखती थी कि यस आई डिड दिस मच चैप्टर्स, और इतना मैं एक ट्रैक रखती थी सो दैट कि एट द एंड ऑफ द मंथ आई नो माई प्रोग्रेस कि हाँ वेयर आई एम रीचिंग, व्हाट आई डिड। so yes, so that is important. And apart from that yeah that's it I think. ओके। मतलब अगर आप ट्रैक रखते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि पहली बात तो वो आपको कॉन्फिडेंस देगा कि अरे दैट्स गुड कि मैंने इतना कर लिया है। और अगर बाय एनी चांस आप अपने टारगेट से थोड़ा बहुत पीछे होंगे तो आपको थोड़ा सा वहां पे डर लगेगा या फिर आपको थोड़ा रिग्रेट होगा कि यार मैं थोड़ा पीछे हूँ, तो इट विल पुश यू कि आपको और यहाँ पे करना जरूरी है, राइट? ओके ओके। तो yes, and also I'd like to mention हाँ, बोलो।
कि हाँ, बहुत ज्यादा पैनिक भी नहीं करना है। मेरा क्या था कि 9 पेपर्स थे तो बहुत बार बहुत हेक्टिक हो जाता था, तो मैं क्या करती थी कि अगर मैंने दिन भर पढ़ाई की है तो शाम को एटलीस्ट हाफ एन आवर, आई थिंक एवरी स्टूडेंट शुड टेक अ ब्रेक, गो फॉर अ वॉक एंड जस्ट सेल्फ असेस योरसेल्फ कि हाँ आज दिन भर में आपने कितना किया है, जस्ट रिलैक्स योर माइंड एंड गेट योरसेल्फ पुश्ड फॉर द नेक्स्ट डे। तो आई थिंक दैट रियली हेल्प्स कि आप कुछ भी अपने हाफ एन आवर टाइम निकालो, डू समथिंग, मेडिटेशन or go for a swim, anything, and that I think that really helped me ki haan to keep going, not get bored ki no I don't want to do it anymore, like not have that attitude. So I think that really helped ki just get relaxed for half an hour at least. ओके ओके ओके, परफेक्ट परफेक्ट। तो ऑल Yes. इंडिया रैंक लाने के लिए 5 से 6 घंटे की पढ़ाई बस? No, at the end of the exams, मैंने like last में exams के एक महीने पहले मैंने और ज्यादा स्टार्ट कर दिया था, बट लेकिन but कंसिस्टेंटली अगर बात initially करूं तो 5 to starting 6 आवर्स इज सफिशिएंट, yes sir. राइट? No, मधु, it depends on person to person. राइट, नहीं, मेरे हिसाब से At that इट time. डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी एज यू सेड। आई हैव सीन पीपल जो दिन में ऐसा बताते हैं एंड करते भी हैं, दे आर स्टडिंग फॉर 14 आवर्स, राइट? लेकिन दे आर टेलिंग देमसेल्फ कि आई एम स्टडिंग फॉर 14 आवर्स, बट अगर मैं इफेक्टिव स्टडी की बात करूं तो शायद वो 14 घंटे में 2 या 3 घंटे ही प्रॉपर्ली पढ़ते हों। आर यू गेटिंग द पॉइंट? मतलब कैसा कि मैंने देखा है लोगों को जब पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई के साथ में फोन आपके पास में है और उसमें मैसेज आया, अरे ये तो मैसेज आया प्रियाल का, क्या लिखा है इसमें, अच्छा ऐसा लिखा है, मैं रुक जाओ बात करता हूँ, बताता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। फिर इंस्टा पे देखा कुछ तो भी ट्रेंडिंग चल रहा था तो उसको स्क्रॉल करने लग गए, कब 1 घंटा आपका निकल गया पता भी नहीं चलेगा। और 1 घंटा होने के बाद में आप ये नहीं बोल रहे हो अपने आप को कि मैंने 1 घंटा स्क्रॉलिंग किया, बल्कि आप क्या बोलोगे, अच्छा अरे बुक खुली हुई थी, मैं तो 1 घंटे से पढ़ रहा था। मतलब टू बी वेरी फ्रैंक गाइज, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इफ यू आर स्टडिंग इफेक्टिवली फॉर 5 to 6 आवर्स जिसमें देयर इज नो डिस्टर्बेंस, मधु ने क्या बताया, मेरा फोन एयरप्लेन मोड पे था या फिर मैं फोन के पास में नहीं थी, अगर ऐसे आप 5 से 6 घंटे की पढ़ाई कर रहे हो दैट मीन्स इफेक्टिवली यू आर स्टडिंग फॉर मोर देन 5 to 6 आवर्स। आर यू गेटिंग द पॉइंट? लेकिन अगर आप 14 घंटे की पढ़ाई कर रहे हो और साथ में आपके पास में फोन रखा हुआ है, या सॉरी मतलब मैंने मेरी लाइफ में भी किया ये चीज, एग्जीक्यूटिव में मैं बैठा होता था पढ़ाई कर रहा हूं, सामने टीवी पे मैच चल रहा है, तो दैट इज नॉट कॉल्ड एज अ स्टडी, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, बट इसको स्टडी नहीं बोला जा सकता, ये स्टडी बिल्कुल भी नहीं है, बराबर है? तो जैसे कि मधु ने बोला जितना टाइम देना है, जितना भी टाइम देना है, मधु बोल रही है कि स्टार्टिंग में मैंने 5 से 6 घंटे का ही टाइम दिया, दैट वाज सफिशिएंट, लेकिन वो 5 से 6 घंटे पढ़ाई मतलब पढ़ाई, देयर वाज नो डिस्टर्बेंस एट ऑल। तो ये बात को ध्यान रखना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, ये सारे के सारे बच्चे प्लीज ये बात को आप नोट डाउन कर लीजिए। गॉट द पॉइंट? मधु, अगला मेरा सवाल है आपके लिए, क्या आपने स्टार्टिंग से पढ़ाई करना शुरू कर दिया या फिर आपने सोचा यार अभी तो एडमिशन हुआ है, थोड़ा रुकती हूँ, आराम से पढ़ाई शुरू करूं? कौन से महीने से आपने पढ़ना शुरू किया? नो सर, फॉर प्रोफेशनल आई विल से कि मेरा रिजल्ट अगस्त में आया था, हाँ, तो मैंने स्टार्ट कर दिया था अगस्त, आफ्टर रिजल्ट आई स्टार्टेड, बट उसके बाद मैंने स्टार्ट कर दिया क्योंकि मेरा जून अटेम्प्ट था, बट बिकॉज ऑफ कोविड इट गॉट डिलेड। तो मेरा तो ये सजेशन रहेगा कि स्टार्टिंग में ही पहले से ही आप प्लान कर लो कि आपको कौन से सब्जेक्ट्स खुद से करने हैं, कौन से सब्जेक्ट्स के टीचर से सब्जेक्ट्स लेने हैं, और पहले आप पूरे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कर लो, सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर लो, स्टार्टिंग से ही आप फोकस होके ये कर लो ताकि आपका लास्ट मंथ में आप पे बर्डन ना आए और आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम बचे रिवीजन के लिए। तो यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्ट्रेटेजाइज। राइट, कई बार मतलब कई बार नहीं, मतलब ये लगा लो मेरे हिसाब से आई हैव सीन फ्रॉम लास्ट 10 to 11 years, बच्चे क्या करते हैं, स्टार्टिंग में जब रिजल्ट आ गया, जैसे CSWD का रिजल्ट आया, तो एग्जीक्यूटिव में पहले 2-3 महीने आराम से टाइम पास करेंगे, अरे अभी तो टाइम पड़ा है, 6 महीने हैं, 9 महीने हैं, कर लूंगा, हो जाएगा। या फिर जो बच्चा एग्जिट से प्रोफेशनल में गया वो भी यही करता है, और लास्ट में आते आते ऐसा होता है कि पहले डिसाइडेड होता है 2 ग्रुप दूंगा, फिर 1 पे आ जाता है, या डिसाइड हो 3 ग्रुप दूंगा, 2 पे आ जाता है, या फिर कई बार तो ये होता है ये वाले अटेम्प्ट में एक सब्जेक्ट में एग्जाम्पशन ले आता हूं और बाकी बोले मैं बाद में दे दूंगा। तो गाइज, मधु ने पहले ही बोल दिया, कंसिस्टेंसी एंड राइटिंग प्रैक्टिस, कोई भी चीज को अगर आपको करना है कंसिस्टेंटली करना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। थोड़ा कम कर लो वो चलेगा,
मतलब पहले दिन से आप 5 से 6 घंटे नहीं पढ़ोगे तो वो भी चलेगा, 2 घंटे पढ़ लो, लेकिन पहले दिन से एक फ्लो बनाना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। उससे आपको एक बूस्ट जो है वो मिलता है, एक डिटर्मिनेशन जो है वो आपको आता है कि हाँ ये काम मुझे करना है, और धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप होता है और आप वो चीज को अचीव कर लेते हैं, राइट। तो ये चीज को आपको यहाँ पे नोट करना है। अच्छा मधु, एक ना फिलहाल बहुत बड़ा डायलेमा है, बहुत मतलब बहुत बड़ा, मतलब जो बच्चे पास हो चुके हैं, एग्जीक्यूटिव से प्रोफेशनल में आए हैं, या जिनका एक ग्रुप भी पास हो चुका होगा, दे आर ओके राइट नाउ कि नहीं नहीं मैं कर लूंगा, दे आर कॉन्फिडेंट अबाउट देमसेल्फ। बट डू यू हैव एनी स्ट्रेटजी फॉर द रिपीटर्स, मतलब जो फेल हो चुके हैं एंड नाउ दे वांट टू बाउंस बैक, जून में उनका एग्जाम है, व्हाट दे शुड डू एज पर यू? सर यू वोंट बिलीव मी, एक्चुअली एग्जीक्यूटिव में मेरे साथ भी हो चुका है ऐसा कि एक पेपर में मेरा रह गया था। ठीक है। बिकॉज मैंने अलग अलग ग्रुप दिया और मैंने लॉ पे फोकस था, तो उस टाइम तो मैं उनको ये बोलना चाहूंगी कि डोंट गेट disheartened at all. I was not able to clear one paper of executive and then I got rank in professional. So if I can do it, you can definitely do it. बस it's all about that you have to get the right strategy कि कैसे आपको पढ़ना है. You don't have to remember things. आपको उसके concept समझने हैं, आपको answer writing practice करनी है. And failure is the really I believe that it is the pillar to success. अगर मैं वो फेल नहीं होती तो मैं इतना सीरियस होके और स्ट्रैटेजाइज नहीं करती और इतना आंसर प्रैक्टिस नहीं करती, और I would not have bounced back so strong. So I think failure is very important to just push you forward. तो अगर हो गया तो हो गया, it is a professional exam, बहुत लोग फेल होते हैं, so it's okay, just get back to study. Don't just be like कि हाँ मैं अब नहीं करूंगी, मुझसे नहीं होगा, ऐसा मत करो. और अगर आपको कोई सब्जेक्ट्स में डाउट है या फिर प्रॉब्लम हो रही है तो आप क्लासेस ले लो और अच्छे से अपने उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर करो और उसके बाद आप तैयारी करो. एंड ट्रस्ट मी, नथिंग इज इम्पॉसिबल इफ यू आर डिटरमाइंड इनफ. आपको खुद पे कॉन्फिडेंस है तो आप आराम से कर सकते हो. राइट राइट राइट. मेरे हिसाब से अगर मैं मेरी बात करूं, इन CS प्रोफेशनल मेरे टाइम पे 4 ग्रुप हुआ करते थे, और एग्जीक्यूटिव का ना मेरे अंदर बहुत ओवर कॉन्फिडेंस था कि एक ही बार में मैं चारों के चारों एग्जाम जो है निकाल लूंगा. और टू बी वेरी फ्रैंक 2 एग्जाम मेरे पास हो गए, 2 में मैं फेल हो गया. आई प्लान फॉर रैंक कि ऑल इंडिया रैंक जो है वो मुझे आ जाए, और ये ना मैंने ढिंडोरा पीट के रखा था चारों जगह पे, तेरा भाई रैंक लेके आएगा, तेरा भाई रैंक लेके आएगा, वगैरह वगैरह वगैरह. एंड ऑब्वियसली बात है कि स्टार्टिंग में वी डोंट नो कि कौन एक्चुअल में अपना वेलविशर है और कौन अंदर अंदर गाली मार रहा है. तो जैसे ही मेरा रिजल्ट आया और मैं मतलब न्यूज ये फैली कि 2 एग्जाम में मैं फेल हो चुका हूँ, तो एवरीबडी वाज लाइक कि अरे तेरे को पहले ही बोला था पॉसिबल नहीं है, रैंक छोड़ तू पास भी नहीं हो पाएगा, वगैरह वगैरह. डायरेक्टली इनडायरेक्टली 50 बातें सुनने को मिल रही थी. अब पॉइंट ये आता है कि यहाँ पर विल यू फील नेगेटिव अबाउट योरसेल्फ और विल यू फाइट बैक. ठीक है, कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाहूंगा कि जो फेलियर होता है, अगर आप उस फेलियर को प्रॉपरली अगर आप उसको एब्जॉर्ब करते हो तो वो आपको एक रीजन देता है टू फाइट बैक. मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर मैं फेल नहीं होता ना तो शायद मैं किसी कंपनी में जॉब कर रहा होता, और आज जो जगह पे मैं हूं राइट नाउ आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड अबाउट व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ. ठीक है, और अगर मैं ये नहीं करता तो शायद मैं 2-3 अटेम्प्ट निकालने के बाद में कहीं किसी कंपनी में नॉट एज अ CS नॉर्मली कहीं पे जॉब कर रहा होता शायद, राइट. तो फेलियर, मेरे ख्याल से फेलियर जो है वो आपको एक्चुअल में कुछ चीजें सिखाता है. शायद आप वहां पे फेल हो गए, इसका मतलब ये हुआ कि आगे चल के आपको कभी फेल ना होना पड़े. आज मधु हमारे पास में लाइव एग्जांपल है ये चीज का कि अगर आप कभी भी जिंदगी में फेल हो चुके हो तो शर्म करने की कोई बात नहीं है, अपने आप के बारे में छोटा सोचने की कोई बात नहीं है. यू कैन बाउंस बैक एंड यू कैन बाउंस बैक वेरी हार्डली. बहुत मतलब ताकत के साथ में बाउंस बैक कर सकते हो. मधु ने फेलियर को चखने के बाद में ऑल इंडिया 3rd रैंक यहां पे लाकर बताया है. दिस इज अ रियली 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 अ ग्रेट अचीवमेंट एंड अ मैसेज टू ऑल ऑफ अस कि फेलियर इज जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ. इट्स ओके टू फेल, कोई बात नहीं. बट अब स्ट्रेटेजी बनानी है, सोचना है कि हम क्या कर सकते हैं, कहां पे कमी रह गई. अपने आप के बारे में ओवर कॉन्फिडेंस लेके नहीं आना है, और ना ही अपने आप के बारे में बहुत ज्यादा डिमोटिवेशन फील करना है कि मैं तो कर ही नहीं सकता, मैं तो CS के लायक ही नहीं हूं, मैं तो CS के लिए बना ही नहीं हूं, मेरे रिलेटिव मेरे बारे में सही कहते हैं, मेरे स्वयं दोस्त मेरे बारे में सही कहते हैं. बेटा आपके बारे में सही क्या है वो सिर्फ आप बता सकते हो, कोई दूसरा नहीं बता सकता.
तो एकांत में बैठिए, स्ट्रेटेजाइज कीजिए कि गलती कहां पे हो गई, वो गलती को आप इंप्रूव कीजिए और वापस से बाउंस बैक आप डेफिनेटली कर सकते हैं। मधु ने किया है, प्रवीण सर ने किया है, तो आप तो 100% कर सकते हैं, राइट? चलिए, तो मधु कोई लास्ट मैसेज जो आप सीएस स्टूडेंट फ्रेटर्निटी को देना चाहें, जो भी आपकी तरफ से कोई भी चीज जो आप कहना चाहें। तो आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि खुद पे कॉन्फिडेंस रखो, हैव फेथ इन योरसेल्फ, you don't do it for others, don't compare yourself with others, just have faith in yourself, do it for yourself what you are doing. खुद पे कॉन्फिडेंस रख के अगर आप कुछ भी करोगे तो आई थिंक यू कैन डेफिनेटली डू इट, जस्ट कीप गोइंग। अगर आप 100% दे रहे हो और फेल भी हो रहे हो तो इट्स ओके, बिकॉज बट आपको सेटिस्फैक्शन होना चाहिए कि यस आई गेव माई 100%, और अगर थोड़ी कुछ कमी रह गई तो वो मैं नेक्स्ट टाइम कम पूरा कर लूंगा। पर अगर आप 100% दे ही नहीं रहे हो एंड एक्सपेक्ट कर रहे हो कि नो, एंड देन यू आर गेटिंग सैड कि नहीं यार मेरा से नहीं हो रहा है, देन इट्स नॉट गुड। खुद पे कॉन्फिडेंस रखो, अपना 100% एक बार नहीं होगा, दूसरी बार नहीं होगा, बट आई एम श्योर कि थर्ड टाइम आपका होगा ही होगा, एंड 100% यू विल बिकम सीएस। एंड दैट डे the way your parents get proud and the way their eyes get teary and they shine, and it's like amazing feeling the way it is. So I experienced that, and I really want you all to just believe in yourself and just keep going, and all the best. थैंक यू सो मच मधु फॉर दिस काइंड मैसेज। मैं मतलब यहाँ पे जस्ट शेयर करना चाहूंगा कि जब मैं सीएस बना था ना, मतलब पहले वाले एग्जाम में दो क्लियर हुए मेरे, फिर नेक्स्ट वाले में जो बचे हुए 2 थे वो भी मैंने क्लियर कर लिए। यू वोंट बिलीव, मॉर्निंग में 11:30 के आसपास का टाइम था, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं रिजल्ट को देखूं। मैंने अपने फ्रेंड को बोला, ही वाज जस्ट बिसाइड मी, मैंने उसको बोला प्लीज मेरा रिजल्ट चेक कर, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अगर फेल हुआ तो मेरे को मत बताना, अगर पास हुआ तो बता देना। तो ही वाज लाइक ठीक है मैं चेक करता हूँ, रोल नंबर उसको बताया। मेरे पास में बैग था, बैग में लैपटॉप था मेरे पास, और ये लगा लो कि लैपटॉप जो मैंने परचेज किया था इट वाज 20 डेज बैक ओनली, तो वो मेरे पास में था। और मेरे फ्रेंड ने मेरे को बोला प्रवीण, मैं क्या हुआ भाई, बोले तू सीएस बन गया। मतलब पहले उसने थोड़ा मुंह अजीब सा बनाया, मेरे को एकदम से मतलब ऐसा रोना टाइप में आ गया था कि यार नहीं 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 नहीं, एंड सडनली सेड कि नहीं तू सीएस बन गया। आई डोंट नो हाउ बट सडनली मतलब ऐसा कुछ तो भी अंदर से हुआ, मैंने अपने बैग को ऐसे एक्साइटमेंट में फेंक के मारा, मैंने अपना लैपटॉप वहां पे तोड़ दिया, मतलब वो टूट गया, ऑब्वियसली बात है फेंक के मारो टूट जाएगा वो, बट आई वाज सो मच एक्साइटेड, पूरे गूज़बम्प छोड़ो सब कुछ, मतलब इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गया मैं पूछो मत। आई टोल्ड टू माय फैमिली, माय फादर नेवर बिलीव्ड इन मी जब तक कि मैं सीएस नहीं बना, एंड जैसे मैंने पापा को बताया फॉर 2 मिनट ही वाज साइलेंट, टोटली साइलेंट, एंड ही वाज सॉबिंग, ही वाज क्राइंग कि मतलब मेरा लड़का जिसपे मेरे को मतलब मैं निकम्मा समझता था कि ये पढ़ाई में कुछ कर ही नहीं सकता है, ही इज अ कंपनी सेक्रेटरी नाउ। सो मैं ये बता रहा हूँ गाइस कि ये जो फीलिंग है ना, ये फीलिंग आपको 7वें आसमान पर लेके जाती है, एंड दिस इज वर्थ फाइटिंग फॉर। इसके लिए मेहनत करना जो है ना आपको कभी जिंदगी में रिग्रेट नहीं देगा। और जब मैं उस मोमेंट को याद करता हूँ, एंड आई एम श्योर कि जब मधु ये मोमेंट को आगे फ्यूचर में जाके याद करेगी ना, शी विल ऑलवेज फील हैप्पी अबाउट इट कि इतनी जो मेहनत करी है ये मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाएगी, और हमेशा आपको अच्छी फीलिंग जो है वही यहाँ पे प्रोवाइड करेगी, राइट? सो गाइस, विद दिस मैसेज यू जस्ट हैव टू वर्क हार्ड वर्क हार्ड वर्क हार्ड, और ये जो ड्रीम आपका है इस ड्रीम को आपको अचीव करना है, एंड बिलीव मी ये अचीव करना बहुत पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, बट यू हैव टू बी पॉजिटिव अबाउट इट, और पूरे तन मन धन से आपको इसके लिए डेडिकेशन जो है वो आपको देना पड़ेगा। सो मधु, फाइनली मेरी पूरी सीएस कार्ड इंडिया की टीम की तरफ से और मेरी तरफ से फर्स्ट ऑफ ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रॉम द हार्ट कि आपने मतलब अपनी लाइफ का इतना बड़ा अचीवमेंट जो है वो हासिल किया है। एंड सॉरी, वैसे ये पूछना तो नहीं चाहिए, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस, बट व्हाट्स योर एज? 23 की एज में शी इज अ कंपनी सेक्रेटरी एज वेल एज शी इज एडवोकेट। गाइज, अगर आप सही स्ट्रेटजी से मेहनत करते हो तो 23 साल की एज में यू कैन अचीव योर ड्रीम्स। गॉट द पॉइंट? लेकिन हाँ, अगर आपकी एज ज्यादा भी हो गई होगी तो शर्म मत कीजिएगा, क्योंकि प्रवीण चौधरी जैसा भी इंसान है जिसने 26 साल की एज में कंपनी सेक्रेटरी जो है वो पूरा किया था। गॉट द पॉइंट? तो बस पॉजिटिव चीजें जो है वो अपने पास में आनी चाहिए, यू कैन अचीव द थिंग्स, राइट?
तो इसी के साथ में Thank you. मैं यहाँ पे एंड करता हूँ. थैंक यू सो मच मधु फॉर इंटरेक्टिंग विद अस एंड विद द स्टूडेंट्स, एंड आई होप कि यहाँ से स्टूडेंट्स जो हैं अच्छी चीजों को लेकर ही जाएंगे. थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर. Thank you, sir. Thank you बाय so बाय. much, and thank you for motivating also. Actually, I referred to a lot of motivational videos which you post, and I just want you to just keep doing that because it helps a lot थैंक यू सो to मच. थैंक यू सो मच. whenever we feel low. Thank you, आई sir. होप कि सीआर के लेक्चर्स ने भी काफी हेल्प किया होगा. Of course, बहुत help सॉरी, किया मैं मेरे सब्जेक्ट की मार्केटिंग करना भूल गया. No, sir, it helped a lot, and even I referred the study material from like yours, and it helped a lot in ओके securing. ओके. परफेक्ट. ठीक है, तो फिर ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द फ्यूचर. एंड मैं दिल्ली जब आऊंगा, एक्चुअली मैं बेसिकली हरियाणा से हूँ, तो मैं दिल्ली क्रॉस होके Okay, जाता हूँ. तो जब आऊंगा तो उस टाइम पे आई होप कि वी विल मीट. of course, राइट, definitely, sir. ऑल इंडिया रैंकर के साथ में Yes, sir. फोटो हो जाए तो जिंदगी के बारे न्यारे हो जाएंगे. लोग हमको भी पहचानेंगे. Sir, it would be a privilege for me actually. I've seen you. I never thought that yes, I'll interact with you and that too on this live session. So it is a matter of really privilege for me. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो वेरी मच. एंड श्योरली मैं नेक्स्ट टाइम, मतलब आई थिंक आई एम प्लानिंग इन मे, तो मे में जब मैं वहां पे आऊंगा तो आई विल श्योरली कॉल यू एंड वी विल मीट. राइट, Okay, sir. चलिए Definitely. मिलते हैं. बाय बाय, टेक केयर. Bye. Thank you. बाय बाय. थैंक यू सो मच.